दोस्तों, एक महिला दरोगा रात को सो तो जाती है, लेकिन सुबह जब उठती है तो उसे कुछ अटपटा सा फील हो रहा था। और जब अपने बदन पर हाथ फेरती है तो चौंक जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और तभी उसकी नजर साइड में चल रही टीवी में पड़ती है, और जो टीवी में देखती है, देखकर तो मानो इसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों टीवी में कोई और नहीं बल्कि इसी महिला दरोगा का वीडियो चल रहा था, और इस वीडियो में ये नग्न अवस्था में लेटी हुई थी और इसके साथ कोई व्यक्ति संबंध बना रहा था। तभी दोस्तों उसे कमरे का दरवाजा खुलता है और उस कमरे में एक व्यक्ति की एंट्री होती है। और जब वो व्यक्ति को महिला दरोगा देखती है तो इसका आंखें दोस्तों फटी की फटी रह जाती है। आखिर वो व्यक्ति कौन था और इसके साथ ये सब कैसे हुआ था, आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है लखनऊ, और इसी लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दरोगा पिछले 2 सालों से नौकरी कर रही थी। दोस्तों महिला दरोगा थी, उसका नाम था सुनीता उपाध्याय, और सुनीता उपाध्याय के परिवार में टोटल 3 लोग थे। दोस्तों उसका एक 7 साल का बेटा था, और उसका पति था, और उसके पति का लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सेवक पद पर नौकरी कर रहा था। दोस्तों उसका पति था, वो अपने बेटा के साथ वहीं पे रहता था, और उसकी पत्नी पुलिस मुख्यालय में क्वार्टर मिला हुआ था, उसे क्वार्टर में रह रही थी। मैं बात कर रहा हूं 20 जनवरी 2016 को एक वायरलेस आती है, और वायरलेस में बताई जाती है कि एक जगह पे हुड़दंग मच गया है। दोस्तों सूचना मिलते ही वहां पे मौजूद जितने सारे पुलिसकर्मी थे और महिला दरोगा थी, ये सभी लोग घटना स्थल की तरफ चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद स्थिति इतना खराब हो जाता है कि पुलिसकर्मी थे उसको लाठी चार्ज करनी पड़ती है। और दोस्तों लाठी चार्ज करने की वजह से वहां पे बहुत सारे लोग थे वो घायल हो जाते हैं, और फिर घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाई जाती है। दोस्तों अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद उसमें से 2 लोग थे उसकी मौत हो जाती है, और उसके मौत के बाद जो घटना था मीडिया में तूल पकड़ लेता है। और इसके बाद वहां पे मौजूद जितने सारे पुलिसकर्मी थे सभी को लाइन हाजिर करवा दी जाती है, और सभी पे इंक्वायरी बैठना था। और इंक्वायरी के डर थे, जो महिला दरोगा थी वो इतना डर जाती है कि सोचती है कहीं ऐसा ना हो कि मैं सस्पेंड हो जाऊं या फिर मेरी नौकरी ही चली जाए। दोस्तों नौकरी बचाने के लिए वो डर से वहां का जो एसएचओ होते हैं वो एसएचओ साहब के पास जाते हैं। जो एसएचओ साहब थे उसका नाम था कुलदीप यादव। वो कुलदीप यादव से बातचीत करती है और उन्हें सारी बात बताती है। उन्हें कहती है कि मैं सस्पेंड होना नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी नौकरी को खोना नहीं चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसका जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी नौकरी पर आंच भी नहीं आएगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दोस्तों इसके बाद जो महिला दरोगा थी कुछ बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद वो अपने क्वार्टर पर लौट जाती है। और फिर 3 फरवरी 2016 को जो एसएचओ साहब थे महिला दरोगा को फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम शाम को मेरे घर पे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोस्तों महिला दरोगा थी वहां पे एसएचओ साहब के जो क्वार्टर था वहां पे चली जाती है, और वहां पे जाती है तो दरवाजा को नॉक करती है। तो एसएचओ साहब कहते हैं दरवाजा खुला हुआ है, तुम अंदर आ जाओ। ये अंदर जाती है तो देखती है कि जो एसएचओ साहब थे वहां पे बैठ करके शराब पी रहे थे, शराब का बोतल था, और वहां पे 2 गिलास रखी थी, वहां पे चखना रखा हुआ था। दोस्तों महिला दरोगा थी वो देख के बस चुपचाप खड़ी थी। तो एसएचओ साहब कहते हैं कि यार इतना फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है, कि यहाँ न तो मैं तुम्हारा सर हूँ और नहीं तुम मेरी जूनियर हो, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ और मेरे सोफा पर बैठ जाओ। इसके बाद जो महिला दरोगा थी वहीं जो एसएचओ साहब थे उन्हीं के साथ उसी के सोफा पे बैठ जाती है। फिर दोनों में कुछ बातचीत होने लगती है, और बातचीत होते होते जो एसएचओ साहब थे एक पैग इस महिला दरोगा की तरफ बढ़ा देते हैं। दोस्तों महिला दरोगा थी वो संकोच कर रही थी, लेकिन सोच रही थी अगर मैं नहीं पीऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मदद न करे और मेरी नौकरी चली जाए। अब उसको नौकरी ही बचानी थी, इसलिए वो पैग लेकर पी लेती है। दोस्तों पैग पीने के बाद वो लगातार 3 पैग पी जाती है, और धीरे धीरे जो महिला दरोगा थी वो पूरे नशा में आ जाती है। दोस्तों उसे नशा में आने के बाद ये जो एसएचओ साहब थे उसके और करीब सर जाते हैं, और करीब सर के उसे कंधा पर हाथ डालते हैं। तो देखने के बाद जो महिला दरोगा थी वो थोड़ा सा सकपका जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। क्योंकि दोस्तों एक तो नशे में थी, और दूसरी बात थी कि उसे अपनी नौकरी भी बचानी थी, और उसका जो पति था वो भी जाति से दूर ही रहता था, इसलिए महिला दरोगा का भी जो कदम था वो डगमगाने लगता है। लेकिन फिर भी जो महिला दरोगा थी ये सब चीज़ों के लिए मना कर देती है और उसका हाथ हटा देती है। लेकिन फिर एसएचओ साहब कहते हैं अरे तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेली हूँ, कुछ भी हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा। दोस्ती का जो महिला दरोगा थी वो इसके झांसे में आ जाती है और विरोध करना बंद कर देती है।
फिर जो एसएचओ साहब थे उसे गोद में लेते हैं और लेकर उसे अपने बेडरूम में चले जाते हैं और बेडरूम में ले जाकर उसके साथ उस दिन वो सारी चीज कर लेता है जो शायद उस दिन नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक एक करके उसका कपड़ा उतार देता है और उसके साथ वो संबंध बना लेता है। दोस्तों महिला दरोगा थी, वो भी नशे में थी, वो भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोस्तों ये सब खेल चलने के बाद दोनों थक जाते हैं और थक कर वहीं पे सो जाते हैं और सुबह जब इसका नशा टूटता है, इसे जब नींद खुलती है तो इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये सोच रही थी मैं कहाँ हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब याद कर रही थी तो सारी बातें याद पड़ रही थी कि मैं उस दिन रात में ऐसे ऐसे वहां आई थी और क्या क्या हुआ था। दोस्तों सब सोच ही रही थी कि पीछे पलटती है और इसकी नज़र उस टीवी पे पड़ती है। दोस्तों जब टीवी पर नजर पड़ती है तो देखती है कि उस टीवी पर इसका ही वीडियो चल रहा है और इस वीडियो में ये नग्न अवस्था में है और इसके साथ जो एसएचओ साहब है वो संबंध बना रहा है। दोस्तों ये देखने के बाद इसको तो मानो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, एकदम पछताने लगती है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर गई, अब मैं क्या करूं। इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसके आंख से झरझर आंसू बहने लगता है। तभी दोस्तों वो जो एसएचओ साहब थे वो कमरा खोलता है और अंदर आता है। एसएचओ साहब को देख करके ये चीखने लगती है, कहती कि ये तुमने क्या किया और ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो एसएचओ साहब थे वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तो ऐसे ही वीडियो शूट कर लिया हूँ ताकि कभी कभी देख लिया करूँगा, ये मेरे पास रहेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों फिर भी जो महिला दरोगा थी वो बहुत ही घबरा जाती है, वहाँ से कपड़ा पहनती है और पहनकर अपने क्वार्टर लौट जाती है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होने के बाद अब जो एसएचओ साहब थे इसे ब्लैकमेल करने लगते हैं और ब्लैकमेल करके बार बार इसके साथ वो सब चीज़ें करने लगता है और महीने में 20 दिन वो अपने क्वार्टर में बुलाता था और लगभग 20 दिन ये सब खेल खेल रहा था। समय यही बीत रहा था कि फिर से एक दिन क्या होता है कि वो जो एसएचओ साहब इससे कहते हैं कि तुम्हें अगर नौकरी बचाई है, तुमको सस्पेंड नहीं होनी है, तो तुम्हें एक काम करनी पड़ेगी। तो जो महिला दरोगा थी वो कहती है मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा तुम ये बताओ। तो एसएचओ साहब कहते हैं कि अरे तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे पास तो इतना बड़ा खजाना है कि तुम्हें लोग खुद पैसा देगा। दोस्तों इसके बाद जो महिला दरोगा थी वो कहती है मैं समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद जो एसएचओ साहब थे वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ और इससे कहता है कि जो तुम मेरे साथ करती हो यही काम तुमको एक बड़े अधिकारी है उसके साथ करना है। जब बात महिला दरोगा सुनती है तो सकफका जाती है और वो गुस्सा में हो जाती है और गुस्से में अनाप शनाप एसएचओ साहब को बोलने लगते हैं। अब एसएचओ साहब कहते हैं कि तुम जैसे को शांत करना मुझे बहुत अच्छे से आता है कि चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब दोस्तों जो महिला दरोगा थी वो डर जाती है, कहता है कल तुम्हें 8 बजे फलाने साहब के फलाने कमरे में जाना है, अगर तुम यहाँ नहीं जाओगी तो परसों तुम्हारा सस्पेंड का लेटर तुम्हारे टेबल पर होगा। दोस्तों महिला दरोगा कहती है ठीक है और अगले दिन जहाँ बताया रहता है वहाँ चली जाती है और उसके साथ भी सब कुछ करती है। दोस्तों महिला दरोगा थी वो मजबूर थी और इसके बाद जो एसएचओ साहब थे इसे कई अलग अलग अधिकारियों के पास रात को भेजता था और उसके साथ मजबूरन इस महिला को संबंध बनाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों इतना होने के बावजूद भी आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन सुनीता को सस्पेंशन लेटर मिलता है। दोस्तों सस्पेंशन लेटर मिलने के बाद सुनीता गुस्से में आग बबूला हो जाती है और सीधा वो एसएचओ साहब को ऑफिस में चली जाती है। वहां जाने के बाद वो गुस्से में चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और ये आवाज सुन करके वहां बाकी के जो पुलिसकर्मी थे वो लोग भी एसएचओ साहब के ऑफिस के बाहर चले जाते हैं कि आखिर दरोगा मैडम एसएचओ साहब पर इतना गुस्सा क्यों है। वहां जाकर सुनते हैं तो दरोगा मैडम थी वो एसएचओ साहब को कह रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरा शारीरिक शोषण किया है, कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम लोगों का शिकायत मैं सीधा डीजीपी से करूंगी। ये सुनने के बाद एसएचओ साहब थे वो कहते हैं कि ठीक है तुमको जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना कि तुम्हारे पास इस सब का कोई सबूत नहीं है और मेरे पास तुम्हारा वो वीडियो आज मौजूद है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो महिला दरोगा थी कहती है ठीक है मैं तुमको देख लूंगी और एक कहकर वहां से वो चली जाती है। ये सुनने के बाद बाकी जो पुलिसकर्मी थे वो लोग समझ जाते हैं कि महिला दरोगा और एसएचओ के बीच में क्या सब चल रहा है। दोस्तों इसके 1-2 दिन बीतने के बाद जो एसएचओ साहब थे वो छुट्टी ले लेते हैं और 1 सप्ताह के लिए अपने गांव चले जाते हैं। उसके 2-3 दिन बीतने के बाद एक व्यक्ति आता है और सुनीता उपाध्याय को खोजने लगता है। पुलिसकर्मी पूछता है कि आखिर आप कौन हैं और सुनीता उपाध्याय को क्यों ढूंढ रहे हैं। तो कहता है कि मैं उसका पति हूं और मेरा नाम अजय उपाध्याय है, कि कई दिनों से उसे फोन लगा रहा था, उसका फोन बंद आ रहा है और उसने मुझे फोन नहीं कर रही थी, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए यहाँ आ गया।
दोस्तों एक पुलिसकर्मी कहते हैं लेकिन वो तो छुट्टी लेकर के आप ही के पास गई है, वो बोल रही थी मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। अब अजय उपाध्याय था वो घबरा जाता है, वो सोचता है कि जब छुट्टी लेकर मेरे पास आई और मेरे पास पहुंची नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है, तो आखिर वो कहाँ गई। दोस्तों घबरा करके एक नई एसएचओ था जो कुलदीप यादव के बदले में आया था, उसका नाम सुरेंद्र कुलकर्णी था। वो उसके पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। तो सुरेंद्र कुलकर्णी था वो कहता है ठीक है आप एफआईआर दर्ज कीजिए, मैं मामले का जांच पड़ताल करता हूँ। दोस्तों इसके बाद जय उपाध्याय था वो एफआईआर दर्ज करवाता है और जो नए एसएचओ था इस मामला का जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तो जांच पड़ताल में पहले तो सुनीता उपाध्याय था, उसके फोन को ट्रेस की जाती है, सर्विलांस पर रखा जाता है, तो पता चलता है कि आखिरी बार जो फोन था उसका लोकेशन कानपुर देहात का बताया जा रहा था और उस लोकेशन पर से वो फोन बंद हो गया था। इसके बाद पुलिस का कुछ दल होता है, उस लोकेशन में पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी पता नहीं चलता है और फिर पुलिस जो दल है वापस वो लखनऊ आ जाता है। और उसके 1-2 दिन बीतने के बाद पता चलता है कि कानपुर देहात से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर एक सरोवर है, उसी सरोवर में एक महिला की लाश मिली है। दोस्तों लाश को जय उपाध्याय को बुलाया जाता है और उससे पहचान करवाई जाती है। तो जय उपाध्याय कहता है कि हाँ ये मेरी पत्नी सुनीता उपाध्याय का ही लाश है। दोस्तों इसके बाद सभी को ये लग रहा था कि सुसाइड कर ली, लेकिन सवाल था कि आखिर कानपुर देहात आके सुसाइड क्यों की। ये करने के लिए तो कहीं भी कर सकती है, इसलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वहां क्यों गई। मामले की जांच पड़ताल चली रही थी और अजय उपाध्याय था वो बार बार थाने में जा रहा था। इसी बीच में एक महिला सिपाही थी, वो अजय उपाध्याय को कहता है कि मुझे आपसे एक बात करनी है कि आप मेरे साथ थोड़ा साइड में चलिए। अजय उपाध्याय कहता है ठीक है और उसके साइड में चले जाते हैं। तो महिला सिपाही थी वो कहती है कि दरअसल मुझे लगता है कि वो सुसाइड नहीं की है बल्कि उसका हत्या हुआ है। अब जो अजय उपाध्याय था वो कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सुसाइड नहीं उसका हत्या हुआ है। इस पर जो महिला सिपाही थी उस दिन जो घटना घटी थी वो सारी बातें बता देती है कि महिला दरोगा वे एसएचओ साहब से कुलदीप यादव उसके ऑफिस में गई थी और उस दिन क्या सब बात हुआ था। इसके बाद जो अजय उपाध्याय था उसको भी शक हो जाता है और थाने में जाकर के जो कुलदीप यादव था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहता है। तो वहां का जो अधिकारी था एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था क्योंकि जो कुलदीप यादव था उसका भी बहुत पहुंच था और वो भी एक अच्छा खासा ऑफिसर था। अब इसके बाद जो अजय उपाध्याय था उसको भी पता था क्योंकि वो भी एक सरकारी कर्मचारी था, तो उसको सारी पैतरे पता था। वो मीडिया में चले जाते हैं और मीडिया में जाकर सारी बात बताते हैं, तो मीडिया में मैटर तूल पकड़ लेता है और फिर इसके बाद उसे थाने में एक बड़े अधिकारी बुलाता है और कहता है इसका रिपोर्ट दर्ज किया जाए। दोस्तों उसका रिपोर्ट दर्ज करवाती है और फिर इस मामला का अच्छे तरीके से जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। और जांच पड़ताल करते में वो जो महिला थी उसका फोन को ट्रेस किया जाता है, तो उसको लास्ट जो कॉल था एक पीसीओ से आया था और पीसीओ कानपुर देहात का था। अब वो पीसीओ को पास जाते हैं और वहां जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जो सामने दूसरे के घर में था। उसका सीसीटीवी कैमरा चेक की जाती है तो कैमरा में दिखता है कि जो कुलदीप यादव था वो पीसीओ में जा करके उसे फोन किया था। अब जिस समय पीसीओ में गया था और इसके महिला के मोबाइल पर फोन आया था वो दोनों नंबर की जांच पड़ताल की जाती है, तो दोनों का टाइमिंग सेम ही था। अब इससे पता चल जाता है कि उस दिन आखिरी कॉल जो किया गया था वो कुलदीप यादव भी किए थे। अब पुलिस वाले जो होते हैं कुलदीप यादव के घर पे जाते हैं जो कि इस वक्त छुट्टी में था, उसे गिरफ्तार करते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। पहले तो पुलिस वाले थे तो भी इधर उधर बातें कर रहे थे, इसे घुमा रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले शक्ति दिखाते हैं तो कुलदीप यादव टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों उस दिन सुनीता उपाध्याय जब वहां से चली गई थी तो उसके 1-2 दिन बाद इसे फोन की थी, इसे फोन करके बताई कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं और मैं साबुत भी है, तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, तुम लोग बुरी तरह से फंसोगे। ये सुनने के बाद कुलदीप यादव था वो अपना गियर बदल देता है और उसे प्यार भरी बातें करने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम कानपुर देहात आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोस्तों इसके बाद वो जो महिला होती है इससे मिलने के लिए कानपुर देहात चले जाती है और उस दिन वो पीसीओ से फोन किया था ताकि वहां नंबर ना जा सके। वो पूछती भी है कि आपने दूसरे नंबर से फोन क्यों किया, तो ये कहता है कि मेरा फोन बंद था इसलिए मैं एक पीसीओ से फोन किया हूं। इसके बाद दोस्तों वो महिला उससे मिलने के लिए चली जाती है और मिलने के बाद सुनीता को अपने गाड़ी में बैठाते हैं और उसे समझाते हैं कि मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा, तुम अपने पति को छोड़ दो, लेकिन तुम मुझे बदनाम मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद वो महिला कहती है तुम मुझे ज्यादा प्यार मत दिखाओ, ज्यादा झांसे में मत लाओ, बस तुम मुझे नौकरी दिलवा दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। दोस्तों इसके बाद उसे बात करते करते उस सरोवर के पास चले जाते हैं और सरोवर के पास जाकर के दोनों में बहस शुरू हो जाती है और बहस होते होते ये बात इतना आगे बढ़ जाती है
कि उसी कार में उसका गला दबा देता है और गला घोट करके जब वो मर जाती है तो उसे उसी सरोवर में फेंक देता है और इसके बाद वो गाड़ी लेकर के वापस चले आता है और अपने गांव चला जाता है। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस वाले थे वो आईपीसी की धारा 302 और 376 के साथ मामला दर्ज कर लेते हैं और कुलदीप यादव को अदालत में पेश की जाती है और वहीं से उसकी जेल हो जाती है। तो दोस्तों अगर पहले ही दिन ऐसा हुआ था, उस दिन सुनीता एक्शन लेती तो शायद अपने परिवार के साथ होती और जिंदा होती, उसके साथ इतनी दरिंदगी नहीं होती। लेकिन उस दिन वो एक्शन नहीं ली, इसलिए इतनी सारी घटना का अंजाम हुआ। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ की विनती है, अगर कहीं भी कुछ ऐसा हो तो आप उसे छुपाने की कोशिश न करें, बल्कि उसके खिलाफ एक्शन लें ताकि होने वाली ऐसी बड़ी घटनाओं से खुद को बचा सको। बाकी पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।